सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो 30 अप्रैल को आपका गणित का पेपर हुआ है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से आप लोग अपना मिलाइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में पूछा गया है आपसे यहाँ पे, वह पूछा गया है log 81 बेस 3 बराबर 4 का घातांकी रूप। तो घातांकी रूप में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो बेस रहता है, लॉग का जो बेस रहता है, लॉग का जो आधार रहता है, उसको आधार रखिए और जो बराबर के इधर है इसको घात में ले आइए और जो यहाँ सामने है उसको बराबर के इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घातांकी रूप 3 के घाते 4 बराबर 81। तो दूसरा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए, साधारण ब्याज है और 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, मतलब पहले अगर पी रहा होगा तो 5 वर्ष बाद 2 पी हो रहा है, तो साधारण ब्याज है तो फिर 5 वर्ष बाद वह 3 पी होगा, यानी कि वह 10 वर्ष में 3 गुना होगा उसी दर के साथ। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है वह है, व्यंजक पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन पहले दो पदों में, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो पी स्क्वायर बचेगा पहला पद, फिर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, फिर देखिए माइनस यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह है ब्रैकेट में जो पद है वह है सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए आप, बात एक ही है। तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए बचा है एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस ए। तो ये हो जाएगा आपका गुणनखंड, एक ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, यदि ए एक सेट है और x उसका एलिमेंट है, अवयव है, तो x क्या है, x सम संख्या है और x 9 से छोटा है। x सम संख्या है, यानी कि कौन सी संख्याएं सम होती हैं, 2 4 6 और 8, और देखिए 9 से छोटा आपको रखना है। ठीक है, तो अब 8 पे यहीं क्लोज कर देंगे। अब पूछ रहा है कि b इतना है तो b माइनस a आपको निकालना है। a जो है यहाँ पे सेट a जो है हमारा इतना है और b जो है हमारा वह है 7 3 4 और 8। अब b माइनस a आपको निकालना है, तो b के सारे पद वैसे ही रहेंगे, बस इसमें से वे पद निकल जाएंगे जो a में आए हों। ठीक है, तो b में देखिए 7 आया है और a में नहीं आया, तो 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 3 जो है वह b में आया है लेकिन a में नहीं आया, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 4 जो है वह b में तो है लेकिन a में भी है, तो 4 को नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से 8 भी a में है तो 8 को नहीं लिखेंगे। तो 3 और 4 जो हो जाएगा, 7 और 3 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, b माइनस a। तो ऑप्शन 3 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनके में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर केंद्र का एक वृत्त है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और बोल रहा है इनके केंद्र के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, वह 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यह जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, यह टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 10 सेंटीमीटर और यह है 5 और यह है 3। ठीक है, तो यह बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों वृत्तों के बीच में 2 सेंटीमीटर का अंतर होगा, यह आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब पूछ रहा है कि तो उनके में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज इसने क्लियर नहीं लिखा है। अब यहाँ पे या तो यह लिखता कि इनके दोनों वृत्तों के बीच कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जा सकती है और एक उभयनिष्ठ रेखा इस प्रकार से खींची जा सकती है। तो दो रेखाएं इस प्रकार से इनके बीच खींची जा सकती हैं, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और दो
उभयनिष्ठ रेखाएं अभी और खींची जा सकती हैं, वो इस प्रकार से, ठीक है। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से भी खींची जा सकती हैं। तो अगर कुल स्पर्श रेखा यहाँ पे पूछता तो 4 कुल स्पर्श रेखाएं इन पे उभयनिष्ठ खींची जा सकती हैं, और इनके मध्य से, इनके बीच से, दोनों के बीच से होकर के जाने वाली अगर स्पर्श रेखाएं पूछता तो 2। तो यह दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 4 और 2, यह दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 6 है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि ब्याज नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट जो चालू खाता होता है उस पे आपको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। तो सभी जो प्रश्न आ रहे हैं वह सभी प्रश्न कराए हुए आ रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं। एक छात्रावास में 300 छात्र के लिए 15 दिन का राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह राशन सामग्री कितने दिन चलेगा, यह आपको निकालना है। तो बहुत ही आसानी से आप छात्र लिख लीजिए, एक तरफ राशन लिख लीजिए। देखिए छात्र शुरू में है 300 और उनके लिए 15 दिन का राशन सामग्री है। अब यहीं पे 200 छात्र छुट्टी चले गए तो कितने छात्र बचे, 100 छात्र। अब मान लेते हैं कि x दिन उनका राशन चलेगा। अब देखिए छात्र घट रहे हैं, ठीक है, तो राशन क्या होगा, राशन जो होगा वह ज्यादा दिन तक चलेगा, मतलब प्रतिलोम अनुपात है, तो तीर दूसरे तरफ लगेगा। जब प्रतिलोम अनुपात होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो तीर दूसरी तरफ लगाते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 300/100 बराबर, अब 300/100 लिखा था तो यहाँ पे हम लोग पलट देंगे, x/15 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे x बराबर 15 गुणे 300, या फिर इसी को आगे लिख सकते हैं, x बराबर 15 गुणे 300/100। 100 का 2 शून्य और 300 का 2 शून्य कट जाएगा, और 15 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 45 दिन। तो टोटल राशन अब कितने दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे एक व्यंजक आपको दिया गया है जिसमें भाग देना है x+3 से। तो देखिए भाग देना है, यह सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, मास्टर क्लास आपने देखा होगा, तो उसमें भी यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो x+3 से आपको भाग देना है। देखिए सबसे पहले इसको क्रम में लिख लेंगे, x² + 7x + 14, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले जिस हम लिखते हैं जब व्यंजक तो बड़ी घात को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं x² है और जिससे हम भाग दे रहे हैं x+3 है, तो क्या गुणा करें हम कि x² हो जाए, तो x से गुणा कर देंगे तो x² और +3 में गुणा होगा तो 3x। अब चिन्ह बदल जाते हैं तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा 7x में से 3x घट जाएगा, 4x बचेगा, और फिर धन 14 उतर जाएगा। अब देखिए 4x है यहाँ और यहाँ x है, तो 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4x, और धन 3 में गुणा होगा तो 12। अब दोनों चिन्ह जहां धन है वहां ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 में से 12 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये देखिए शेषफल आ गया आपका जो 2, और जो भागफल है वह आपका हो गया +4, यह आपका भागफल हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जबकि कराया हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर निकालिए। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप कैलकुलेट करोगे तो हमें पता होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला P+1 R/100 टू द पावर n। अब देखिए P कितना है, 10,000 है, और 1 + R कितना है, 10% है, और बटे 100, और कितना समय अवधि कितना है, 2 वर्ष, ठीक। तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 10 है नीचे 100, शून्य शून्य कट जाएगा, और ये जब आप बराबर कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा 11/10 के घाते 2, और ये 10,000 का गुणा हो जाएगा 11/10 में और गुणे 11/10 में। अब देखिए 10 का शून्य 2 शून्य कट जाएगा नीचे, और 11 का गुणा 11 में होगा तो ये होगा 121 और 2 शून्य, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12,100, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, यानी कि 12,100 में से 10,000 घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, 2,100 यानी 2100 रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद हम साधारण ब्याज निकालें। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। देखिए P है 10,000, ठीक, उसके बाद R है 10, फिर 2 और बटे में है 100।
तो 2 शून्य यहाँ कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ बच जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ब्याज आ रहा है 2000, यहाँ आ रहा है 2100, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर आ जाएगा वह 100 रुपए का अंतर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, इसको गुणनखंड करना है। बहुत ही सरल गुणनखंड है। पहले आपको इसको x का गुणा करा लेना है, उसके बाद आप गुणनखंड कर लोगे बहुत ही आसानी से। अब देखिए यही क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस 1/a x माइनस 1, इसी का गुणनखंड आपको करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल करके यहाँ से देखिए x का गुणा होगा और इधर से माइनस का गुणा होगा। तो देखिए a में x का गुणा होगा तो ax हो जाएगा और इधर से माइनस का गुणा होगा तो माइनस ax हो जाएगा। ठीक, फिर इधर से देखिए यहाँ से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/a में x का गुणा होगा तो x/a हो जाएगा और माइनस है माइनस a/x है और इधर से माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस x/a, फिर -1। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर में से तो x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -a, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/a कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x/a था, इसमें से 1/a कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x और यहाँ पे देखिए 1 था तो 1 को क्या लिख सकते हैं, a/a भी लिख सकते हैं। अब 1/a कॉमन आ गया तो बचा क्या, -a। ठीक, अब x माइनस a दोनों जगह कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है x और यहाँ पे प्लस 1/a। तो ये गुणनखंड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़े से प्रैक्टिस की बात थी जो मैंने आपको भरपूर कराया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, चित्र में AB वृत्त के P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण PQR 80 अंश, कोण PRQ 30 अंश और है, कोण RPB का मान ज्ञात कीजिए। कोण RPB, इस कोण का मान हमें निकालना है। तो किसी भी वृत्त में आपको पता होता है ये जो कोण होता है और ये जो कोण होता है ये एकांतर कोण होते हैं। तो इस कोण का मान, अगर कोण Q का मान आपको पता चल जाए तो आपको कोण P का मान पता चल जाएगा। तो त्रिभुज PRQ में ये जो त्रिभुज आपको वृत्त में बनता हुआ दिख रहा है, इसमें जो तीनों अंतः कोणों का योग होगा वह 180 अंश होगा। तो ये 80 है, ये 30 है तो 110 हो गया। ये कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का। तो यह जो कोण आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 70 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से इसको भी आप हल कर लोगे। सभी अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गए आपके। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को। अब चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। नए बने घन का संपूर्ण, अब संपूर्ण यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्या होता है, पृष्ठ हम लोग निकालते हैं तो हिंट हमें मिल गया, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे निकालना है, पृष्ठ इन्होंने नहीं लिखा है, मिसप्रिंटिंग है। तो घन या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग निकालते हैं, आपको पता है। तो संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। दो घन दिए गए हैं, दो घन दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक का आयतन 1728 बताया गया, मतलब कि दोनों घन की जो साइज है वह समान है। ठीक है, दोनों घन बराबर हैं और उनके सिरों का परस्पर जोड़ा जाता है। अब दो घन है जिनका साइज जो है वह समान है, दो घन है जिसका साइज समान है, दोनों के सिरों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक घन का आयतन आपको दिया गया है, मतलब दोनों घन का आयतन समान है, दोनों घन का आयतन आपको दिया गया है और जब आयतन दिया गया है घन का 1728 तो आप निकाल सकते हैं इसकी भुजा 1728, a क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 और a की जो वैल्यू आ जाएगी वह 12, क्योंकि 12 का आप 3 बार गुणा करते हो, 12 का गुणा 12 में 144 और 144 का गुणा होगा 12 में तो आ जाएगा 1728। तो भुजा जो आ जाएगी वह 12 आ जाएगी। तो 12 ये जो घनाभ बन के आएगा उसकी लंबाई हो जाएगी 24 और ऊंचाई उतनी ही रहेगी। ऊंचाई कितनी रहेगी 12 और चौड़ाई भी कितनी रहेगी, चौड़ाई भी 12 रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो घनाभ बन रहा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता चल गई। अब उसका संपूर्ण पृष्ठ आप निकाल सकते हो। घनाभ के जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है वह आपको पता है। जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a इंटू बी
फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि a इंटू सी, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई यानी कि c इंटू a, यह होता है। इसके बाद देखिए वैल्यूज रख दीजिए, लंबाई है 24, चौड़ाई है 12, फिर चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 12, फिर ऊंचाई है 12 और लंबाई है 24। अब गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 12 का गुणा 24 में होगा, 12 चौक 48 के 8, फिर 12 दूनी 24 और 4 28, तो ये हो जाएगा 288। 288 धन 144 और धन देखिए 12 का गुणा फिर से 24 में है तो ये भी आ जाएगा 288। अब 2 गुणे 288 288 जोड़ लीजिए और धन 144 जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720। अब 720 में 2 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका पृष्ठ, तो 1440 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, पद गुणे बारंबारता की एक कॉलम हम लोग और बढ़ा लेंगे। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। सारणी में क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लोग पद लिखते हैं, पद लिखेंगे, पद की बारंबारता लिखेंगे और f इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, पद देखिए पहला पद कितना है 4 है, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है 8, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर है 14। पद 4 की बारंबारता कितनी है 3 है, और इसी तरीके से 4 फिर 2 फिर 2 फिर 6 फिर 8। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, पद का गुणा होगा बारंबारता में, 4 त्रिक 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और फिर 10 का गुणा 2 में होगा तो 20, फिर 12 का गुणा 6 में होगा तो 12 छक 72 और 14 का गुणा 8 में होगा तो 14 अट्ठे 112। अब यह आपने सारणी यहाँ पे बना लिया। अब सारणी में आपको क्या निकालना होता है, सिग्मा एफ निकालना होता है। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, सभी बारंबारता को जोड़ दीजिए, 3 और 4 7, 2 9, 2 11, 6 17 और 8 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसको सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो देखिए इकाई के पद 2 धन 4 6 और 6 12, 12 और 4 16 के 6, फिर हासिल लग गया 1, 1 धन 1 2 हो जाएगा, फिर 2 4 1 5 2 5 और 2 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा 1 और 1 धन 1 क्या हो जाएगा 256। ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 256 हो गया। अब समांतर माध्य में हम लोग वैल्यूज रख देंगे, समांतर माध्य के फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए 256 बटे 25, 256 बटे 25, तो 25 से काटेंगे तो 1 फिर 0 दशमलव 60 हो जाएगा तो 0.2, तो 10.2 समांतर माध्य मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 सेमी त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए आप, उस 3 सेंटीमीटर की लाइन से आप एक वृत्त का निर्माण कर लीजिए, एक वृत्त का आप निर्माण कर लोगे इस प्रकार से। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर है। अब इससे 3 सेंटीमीटर और दूरी पे स्थित एक पॉइंट है, वहीं से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो यह आपका वृत्त हो गया। इस पॉइंट से फिर आपको स्पर्श रेखाएं दिखानी है वृत्त पे, तो इस प्रकार से आप कुछ इस प्रकार से स्पर्श रेखा दिखा सकते हैं वृत्त पे। ठीक है, इसको आपको दिखा देना है वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं जो इस पॉइंट से खींची जा सकती हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको आप दिखा सकते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पे रचना आपको नहीं लिखना था तो रचना हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, ए एक सेट है और x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है, और b हमें दिया गया है सेट x प्लस 2 और x माइनस 3 है इसके एलिमेंट। तो a
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पहले आपको निकालना है, फिर ए यूनियन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए ए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें ए सेट ए पता करना पड़ेगा। तो सेट ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड जो है वह इसके एलिमेंट है। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि इसके एलिमेंट कौन कौन है। तो -3x -2x प्लस 6 लिख देंगे और x -3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे -2, तो यहाँ -x -3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसके गुणनखंड जो आ जाएगा इसका वह आ जाएगा x -3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -2। ठीक है, तो a के जो एलिमेंट हो जाएंगे वह x -3 हो जाएगा। a का जो एलिमेंट हो जाएगा वह हो जाएगा यही x -3 और x -2। ठीक, अब यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे देखिए a जो हमारा आ गया वह आ गया x -3 और x -2 और जो हमारा b आ गया वह आ गया x +2 और x -3। ठीक है, तो इस प्रकार से a और b यहाँ पे आप देख सकते हो। अब a इंटरसेक्शन b अगर हमें निकालना हो तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x -3। तो यह हो जाएगा a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b में सभी लिखे जाते हैं। तो लिख लीजिए x -3 और दूसरा जो होगा x -2 होगा a का, और b में देखिए एक डिफरेंट पद है x +2। तो ये तीन हो जाएंगे इसमें a यूनियन b में। तो a इंटरसेक्शन b आ जाएगा x -3 और a यूनियन b आ जाएगा x -3 x -2 और x +2। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है सरल करो। तो यहाँ पे दिया गया है आपको बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट में दिया गया है -3/2 टू द पावर 2 और बड़े ब्रैकेट के पावर में है -3। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखिए छोटा ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो -3/2 का गुणा -3/2 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। ठीक, और इसके पूरे के पावर में आ जाएगा -3। अब अगर कोई घात जैसे a/b के घात में -n है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं b/a के घात में n। ठीक है, माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो 4/9 के घाते 3 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यह नियम होता है। अब 4 का गुणा 3 बार होगा तो 64 और 9 का गुणा 3 बार होगा तो 9 9 81, 81 9 729 होता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 64/729। यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। 2 हाथ से लगा 5 आएगा तो यहाँ अंश में जो आ जाएगा वह आ जाएगा 2,31,525। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से आप काटिएगा 2,31,525 को और बटे में है 2 लाख। तो अब इसे 5 से आप फिर काटोगे और यह कटता रहेगा। ठीक है, तो यह जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी कटते हुए, यह आ जाएगी 9,261 और बटे में 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहोगे तो 1 + r/100 के घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, हर में आपको देखिए 20 का क्यूब मिल रहा है, 20 का, और अंश में जो है वह 21 का क्यूब है। तो अब देखिए दोनों तरफ क्यूब है तो आधा, देखिए अगर घाते यहाँ पे देखिए दोनों तरफ घात बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। 1 + r/100 बराबर हो जाएगा 21/20 के, और r/100 जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा किसके, 21/20 -1 प्लस 1 उधर से आएगा, -1 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा r/100 बराबर 1/20 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 5%। इसे हल करेंगे तो r जो रेट आ गया, जो जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे आ गई वह 5% की आ गई। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और यह बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है मास्टर क्लास में। ठीक है,
बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया था, दोनों का आयतन आपको निकाल लेना रहता है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, मोटाई 33 सेंटीमीटर, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, दीवार को बनाने में कुल कितने ईंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या निकालनी है हमको ईंटों की, कितनी संख्या, कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर ईंटों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकलेगी, देखिए दीवार का पूरा आयतन हम निकाल लें और उसमें से हम एक ईंट के आयतन का भाग कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो दीवार का आयतन निकालते समय ध्यान में रखने वाली बात है वह है कि यहाँ पे देखिए सभी जो इकाइयां आपको दी गई हैं वह किसमें दी गई हैं, सभी जो यूनिट्स हैं वह मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो सारी यूनिट्स आपको सेंटीमीटर में रखना है, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। देखिए दीवार की लंबाई 5 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, दीवार की लंबाई सेंटीमीटर में अगर हम लोग रखेंगे आयतन निकालते समय, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 500 सेंटीमीटर दीवार की जो है वह लंबाई है और ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर, यानी कि 350 सेंटीमीटर और मोटाई है 33 सेंटीमीटर। अब गुणे 350 और गुणे 33 सेंटीमीटर मोटी है दीवार। यहाँ पे देखिए 33 सेंटीमीटर मोटी है दीवार। अब देखिए एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 25, 10 और 7.5। तो अब भाग दे दीजिए 25, 10, 25 गुणे 10 गुणे 7.5। तो 25 से 500 को काटेंगे तो 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और अब ऊपर बचा 20 गुणे 350 गुणे 33 और बटे में है 10 का गुणा 75 में होगा तो ये हो जाएगा, 10 का गुणा 7.5 में होगा तो ये हो जाएगा 75। अब 75 को काट देंगे हम लोग, चाहे तो 25 से काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा और 350 को 25 से काटेंगे तो 1 और हासिल लगेगा 100, 14 बार में यह कट जाएगा आपका 350 और 3 से 33 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो 14 का गुणा होगा 11 में तो ये हो जाएगा 14 के नम 14 और 14 के नम 14 और एक जुड़ जाएगा तो 154, फिर इसका गुणा हो जाएगा 0 और 154 का गुणा हो जाएगा 20 में तो ये हो जाएगा 8 0 और फिर हासिल लगा 1 तो 3, तो 3080 ईंटें कुल आ जाएंगी। 154 में गुणा हो जाएगा 20 का, तो टोटल यहाँ पे दोस्तों ईंटों की संख्या आपको मिल गई 3080। ठीक है, तो यह पूरा कराया हुआ प्रश्न है और जितने भी आपके प्रश्न बने हैं परीक्षा में ये सारे कराए हुए प्रश्न हैं। A to Z जितना भी प्रश्न बना है यहाँ पे सारे तरीके के प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे कराए थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपका कितना स्कोर होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी को सही सल्यूशन जल्द से जल्द मिल पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और 4th सेमेस्टर भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है चैनल पे पढ़ा करके, तो 4th सेमेस्टर भी आप पढ़ सकते हो चैनल से। और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं सभी के सॉल्व पेपर हमने करा दिए हैं, तो सभी का सोल्यूशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।